नया रास्ता का 8वां अध्याय आप लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा, जिसमें नीलिमा मेरठ आई थी, मीनू से मिली, हॉस्टल में गई और अपनी शादी का निमंत्रण पत्र उसे दिया। और निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह अतीत की स्मृतियों में फिर से डूब जाती है और अपने आप को अभागिन महसूस करती है, क्योंकि कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। तो अध्याय 8 में यहाँ तक आपने देखा। अब शुरू करते हैं अध्याय 9। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती थी। यूं तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में पास होने की ठान रखी थी। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का, अपने पाँव पर खड़ा होने का। यहाँ पर आप 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, देखेंगे आप कि पहले एक बार मीनू ने वकालत शुरू करने के पहले जब उसे शादी से इनकार करने वाली बात आती है, तब वह सोचती है कि क्या औरतों को हमेशा पुरुषों की दासी ही बनकर रहना पड़ेगा? और यहाँ पर कहती है, मन में उसके विचार आता है अपने पाँव पर खड़ा होने का। मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने भरोसे पर हो जाए, किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े। और ठानने का मतलब होता है उसने डिसाइड किया था कि इस बार वो प्रथम श्रेणी में ही इसमें भी पास होगी। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता-पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं है कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। वह अपनी सहेली के विवाहोपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। विवाहोपलक्ष्य मतलब विवाह के मौके पर, विवाह के मौके पर कोई भेंट यानी उपहार देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए एक दीवार घड़ी ही क्यों न खरीदी जाए। वह झटपट बाजार जाकर नीलिमा को भेंट करने के लिए एक घड़ी खरीद लाई। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था, क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शा वाले को आवाज लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारणवश उस बस से नहीं आ पाई। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया, परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया। रास्ते भर मीनू अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों के उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए, ये बात ध्यान देने की बात है, अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था। एक एक प्रेम का भाव था, एक आकर्षण था। लेकिन मीनू ने कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया।
तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती, इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को हाथ मुंह धोकर कुछ खाने पीने दो, तभी बातें करना। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी लाकर दिया। मीनू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बना रखे थे। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था, बहुत पसंद था। इसलिए लड्डू देखकर मीनू बहुत खुश हुई। अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकर को उसे बुलाने के लिए भेज दिया। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाती। अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सहेलियां एक लंबे समय के बाद मिल रही हों। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जीजाजी की फोटो तो दिखा। नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, अरे क्या करेगी फोटो देखकर, कल उन्हें साक्षात ही देख लेना। क्या तेरे पास फोटो नहीं है? मीनू ने पूछा। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फोटो निकाला। फोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजा जी? अरे वाह, यह अभी कोई पूछने की बात है, लाखों में एक हैं। आखिर क्यों ना हो, हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है। मीनू बड़ी प्यार भरी वाणी में बोली। वाणी का मतलब होता है आवाज। बड़े प्यार की आवाज में बोला। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू बेटे, मीनू को अपना सब सामान दिखा दो शादी का। अच्छा मम्मी, कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला। एक एक करके उसने सारी साड़ियां व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को आभास हो आया कि वह अपने माता पिता से कुछ देर भी बातें न कर सकी। आपको पहले ही पता है कि जैसे ही मीनू घर आई, तुरंत ही नीलिमा का नौकर आया। तो वो चली आई नीलिमा के यहाँ, इसलिए अपने माता पिता से बात भी नहीं कर पाई थी और 9 भी बज गए थे। तो उसे ऐसा आभास हुआ, ऐसा उसने रियलाइज किया कि वो तो देर हो चुकी है उसको। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। परंतु नीलिमा ने उससे आग्रहपूर्वक कहा, मीनू, तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी। नहीं नीलू, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी, फिर रात भी काफी हो गई है। कुछ भी हो, खाना खाकर ही जाना होगा। अरे डर की क्या बात है, अशोक भैया छोड़ आएंगे तुझे घर तक। नीलिमा ने आग्रह पूर्वक कहा। आग्रह पूर्वक माने एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट विद फोर्स हो तो उसे कहेंगे आग्रह पूर्वक। मीनू नीलिमा के आग्रह को न टाल सकी। नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया, रात के 9:45 बज चुके थे। मीनू को डर था कि कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने पर नाराज ना हो। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। सड़क पर घोर अंधकार था। शायद सड़क पर लगी बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का एक पैर एक पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया।
तभी उसने अपने को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया। मीनू सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतजार करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती रही। न जाने मीनू को कब नींद आ गई। फिर सुबह 6 बजे ही उसकी आंख खुली। जैसे ही मीनू की नींद टूटी और उसने करवट बदली, तभी माँ ने एक प्याली गरम गरम चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। सुखद अनुभूति का मतलब होता है सुख का, सुख की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग मीनू को आई। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है। और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। ये ध्यान रखिएगा, निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। माँ के प्रेम में सेल्फ उसका कुछ फायदा नहीं होता। वो अपने फायदे को ध्यान में रख कर अपने बच्चों को प्यार नहीं करती। उसके प्यार में किसी किस्म का कपट नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि निस्वार्थ और निश्चल प्रेम है। फिर आगे चलते हैं। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? माँ, आज सूजी का हलवा बना दो, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया। जितने समय में मीनू नहा धोकर निवृत्त हुई यानी खाली हुई, फ्री हुई, नहा धोकर निवृत्त हुई, उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा तैयार कर दिया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था। आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। यहाँ ध्यान रखिएगा, वह उसे अनुभूति इसलिए हो रही है कि अगर वह सुंदर होती तो उसका भी विवाह हो गया होता। जो लोगों ने उसके साथ विवाह करने से इनकार किया, इसका मतलब यह था कि वह नीलिमा की तरह सुंदर नहीं है। तो उसे इसीलिए उसके हृदय में पीड़ा यानी दुख का एक तार सा झंझना उठा। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव न था। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपना हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहने देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन लेती। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ, शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा। रात को बारात के समय साड़ी पहन लूंगी। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे। इससे उसका रूप और सलोना उठा और सुंदर लगने लगा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। ये चार चांद लगाना मुहावरा भी है, बढ़ा रहे थे, उसकी सुंदरता को और इन्हांस कर रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही न सकी। ये हीन भावना, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके मन में आ गया था कि वो सुंदर नहीं है, और वो इसलिए आया कि लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया। किसी ने कहा कद छोटा है, किसी ने कहा रंग ठीक नहीं है।
तो इसके इसके कारण उसके मन में एक इन्फीरियॉरिटी यानी हीन भावना का एक 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 भाव उसके मन में बैठ गया था, जिसके कारण वह कभी भी अपने आप को सुंदर नहीं समझ पा रही थी। चलें आगे। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी संवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। चहल पहल शब्द पहले भी आया था। बहुत एक्टिविटी थी। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाजें, सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधा नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपट कर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। ये बड़ी विडंबना है या एक ऐसी परिपाटी है, ऐसा ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। विवाह के बाद कन्या एक ऐसे स्थान पर रहती है, लड़की एक ऐसे स्थान पर अपने माँ बाप के साथ 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल तक रहती है। एक एक छोटी छोटी चीजों पर उसका अधिकार रहता है, और विवाह के समय उसे यह सब आभास होता है कि ये घर, ये सामान, ये चीजें जो मेरी अपनी थी, बस विवाह के बाद मैं कहीं और चली जाऊंगी, ये सारी चीजें पराई हो जाएंगी। ये अनायास ही हर लड़की के मन में दुख होता ही है, और लड़की के मन में जितना दुख होता है उतना ही माँ बाप भी दुखी होते हैं। तो नीलिमा को यह आभास हो गया, ऐसा उसने रियलाइज किया कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नजर अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसके मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। ऐसा मानते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सुपरस्टिशन कह दो या कुछ भी कह दो इसको, कि जिसकी मेहंदी गाढ़ी रचती है उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए आगे देखें। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू, बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वह घर ही छोड़कर आई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूं, बाहर चली गई। जब कुछ जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी। नीलिमा ने झटपट, ये झटपट शब्द देखिए दूसरी बार आया, क्विकली, जल्दी से उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू, तू जानती है मैंने यह घड़ी ही क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। चढ़त से पहले मतलब शादी की वेदी पर जाने से पहले लड़कियों को अलग अलग, लड़कियों को, लड़कों को, सबको अलग अलग रस्में पूरी करनी होती हैं। रस्में यानी ट्रेडिशंस। तो इसलिए वो उन्हें बुलाने आती है। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हुई। यहां पर यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हुई। क्यों, ये देखिए आगे बता रहे हैं। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही
उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उनकी आंखें बोझिल हो गई और आंसू टपक पड़े। आंखें भारी हो गई, बोझिल माने थोड़ा भारी हो गई। परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाजत ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मीनू ने घर आकर शीघ्रातिशीघ्र अपने कपड़े बदले। शीघ्रातिशीघ्र माने जल्दी जल्दी। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी। गुलाबी रंग माने पिंक कलर की, सुनहरे काम की, जिसपे गोल्डन वर्क किया हुआ था, एम्ब्रॉयडेड। चेहरा चेहरे का तो मतलब हल्का, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड था कि कलर का एम्ब्रॉयडरी का गोल्ड था? नहीं, काम का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी। गोल्डन वायर से एम्ब्रॉयडर्ड था। गुलाबी रंग की जो साड़ी थी, पिंक कलर की ओ। साड़ी में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का वर्क था। ठीक है। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केश खोलकर उसे उसने एक जूड़ा बनाया, जूड़ा जैसे हेयर बन, जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। देखिए, ये 4 चांद बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी सुंदरता और बढ़ गई। जब उसने जूड़ा बनाया, बिंदी लगाई, तो ये सब करने से उसकी सुंदरता और निखर गई। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी संवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा, देखा, और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ, माँ, देखो, यह गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। सुंदर। सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। देखिए, सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से इसलिए झूम उठा क्योंकि उसने अपने मन में यह मान लिया था कि मैं सुंदर नहीं हूं। इसीलिए तो उसे बहुत दुख होता था जब लोग विवाह से इनकार कर देते थे। लेकिन जब माँ के मुंह से उसने सुंदर शब्द सुना तो उसका हृदय एकदम प्रसन्नता से झूम उठा, बहुत खुश हो गई और नीलिमा के घर की ओर गुनगुनाती हुई चल दी। अगले पैराग्राफ में देखें। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा सा लग रहा था। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थीं। शहर की जितनी भी औरतें आती, उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको आश्वासन देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही हैं। आश्वासन देना यानी तसल्ली देना, सांत्वना देकर के कि अभी परेशान ना हो, पेशेंस रखो, नीलिमा दीदी अभी नीचे ही जाएंगी। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों ज्यों बैंड की आवाज और पास आती गई, वह तेज होती गई, त्यों त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कन भी तीव्र होती गई। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे ही दूल्हा
घोड़ी से उतरकर नीचे आया। सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम न था। दूल्हे को स्टेज पर बैठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज, मेलोडियस वॉइस ने सबका मन मोह लिया, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने उसकी आवाज की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे, यह तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए उसका दिल तोड़ा था और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। यहां पर देखिए, अमित उसी बारात में आया है और उस गाने की प्रशंसा की जब उसने, तो मीनू उसकी ओर देखती है तो वो उसे बड़ा आश्चर्य हो उठता है कि अरे, ये तो वही लड़का है जिसने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। और उसके मन में उसकी प्रशंसा वाली बात सुनकर के तनिक भी उसे अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसका हृदय पीड़ा से, यानी दर्द से, वेदना से अकुला उठा, बेचैन हो उठी। अरे, ये कहां से आ गया। और ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अमानवीय लोग थे। मतलब उनके मन में ह्यूमंस की फीलिंग्स को लेकर के कोई बात ही नहीं थी कि अगर वो शादी से इनकार कर देंगे या आशा की शादी के लिए कहेंगे तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। और जब वहां जाने पर पता चलता है दयाराम जी को कि अरे, उसका रिश्ता तो धनीमल जी की बेटी से होने वाला है, पैसे के लिए ऐसा हो रहा है, तो उनका ये सब जो काम उन लोगों ने किया था उसे सोचकर सरिता को, मीनू को बहुत दुख हुआ। ये सारी चीजें उसे याद आई कि कैसे कैसे उन लोगों ने उसे पीड़ा पहुंचाई, उसे दुख दिया। चलें आगे देखें क्या करें। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर न जाने क्यों उसकी अतीत की स्मृतियां ताजा हो उठी। अतीत की स्मृतियां, जो पास्ट मेमोरीज थी, वो फिर से फ्रेश हो गई। उसके हृदय में वह पीड़ा उमड़ आई जिसे वह अब तक दबाए हुए थी, बहुत दिनों से रोक रखा था। पर वही दुख, वही तकलीफ फिर से उसके मन में आने लगा। फिर देखें, मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। और नाराज भी क्यों ना हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था। फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। मीनू का वहां एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाए ही वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया, बारात को अभी आए ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ मैं माँ, मैंने खाना खा लिया है, कहकर मीनू तकिए में मुंह छिपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियां ताजा हो गई हैं। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई होंगी। तभी दूसरे क्षण मां के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार की अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का क्या कारण है। मीनू मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था, कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है। पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के लिए दूसरी लड़की से शादी करने को तैयार हो गया? यदि उसके माता-पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे, तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था, तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार-बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर तक जब नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी, तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया, मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी। मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई, तब भी उसे मीनू नहीं दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात्रि तक सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह समय से उठ न सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली, उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे। विदा का समय हो चुका था। वह शीघ्राति शीघ्र हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपटकर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों से भी जल उमड़ पड़ा। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो मजबूरी थी। इस तरह से ये अध्याय 9 नीलिमा के मेरठ नीलिमा की शादी मेरठ में होती है। मीनू नीलिमा की शादी बता लेती है और नीलिमा की शादी के बाद वह मेरठ चली जाती है, फिर से वकालत की पढ़ाई करने। अब इस तरह से अध्याय 9 खत्म हो जाता है। अध्याय 9 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न इस प्रकार से हैं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आप एक शब्द में लिख सकते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। और जैसे मीनू ने विवाहोपलक्ष्य में नीलिमा को देने के लिए क्या खरीदा? एक ही शब्द है, घड़ी, दीवार घड़ी। तो इस तरह से आप आसान शब्दों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों में आपको अधिक लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, पर अगर आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं, तो आप पूरी तरह से अध्याय 9 आपने समझ लिया है, ये पता चल जाएगा आपको। तो इस तरह से अब ये अध्याय 9 समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ नई किरण चैनल पर आलोक त्रिपाठी आपसे फिर मिलेंगे, फिर नया रास्ता के अगले अध्यायों को लेकर। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। और यदि यह आपको अच्छा लगा हो, यह प्रश्न, यह प्रस्तुतिकरण, यह आपको पसंद हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे और दूसरों तक पहुंचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, धन्यवाद।